आइए अब जानते हैं तर्कना के बारे में। तर्कना यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग मीन्स लॉजिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि यह एक प्रकार का चिंतन है, यानी कि थिंकिंग प्रोसेस है ये, है ना। थिंकिंग प्रोसेस का ही एक टाइप है जिसकी प्रक्रिया तार्किक तथा संगत होती है। आपकी चिंतन प्रक्रिया में जब तर्क वितर्क आने लगते हैं तो हम कहेंगे कि हम तर्कना कर रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी भी विषय के पक्ष या विपक्ष में बात की जाती है। तर्क वितर्क करने का मतलब है या तो आप किसी मुद्दे के फेवर में हैं या उसके अगेंस्ट में हैं। एक पॉइंट यहाँ रह गया, तर्कना में क्रमबद्धता पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। आप किसी के फेवर में बात करेंगे तो उसके फेवर में आप क्यों हैं, उसके रीजंस बताने को लेकर आप क्या करेंगे, सीक्वेंस में चीजें बताएंगे कि उसके फेवर में मैं इसलिए हूँ क्योंकि ये क्वालिटीज हैं उसमें, या किसी के अगेंस्ट हूँ तो ये उसकी खामियां हैं, उसकी कमियां हैं, इस वजह से हूँ, ठीक है। या फिर जब भी हम लॉजिक्स लगाते हैं तो एक लॉजिक पहला स्टेप, उससे जुड़ा हुआ फिर दूसरा स्टेप, यानी कि हम क्रमबद्धता यानी कि क्रमिक रूप से उसके बारे में तर्क या वितर्क करने लगते हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि क्रमबद्धता इसमें पाई जाती है। तर्क करने के लिए आमतौर पर एक अनुमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। आप तर्क करेंगे लेकिन आपको एक हिंट भी तो दी जाएगी कि आप किस विषय पर तर्क करेंगे, है ना। उससे पहले एक लाइन यहाँ रह गई है, चिंतन की तरह तर्क में भी कोई निश्चित उद्देश्य होता है, बिल्कुल होता है। आप किसी चीज के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो आपके पास एक मुद्दा मौजूद है। इसी प्रकार से जब आप किसी के पक्ष या विपक्ष में तर्क करेंगे तब भी तो आपके पास एक मुद्दा मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक चिंतन ही है। आपको किसी के फेवर में कुछ कहना है या फिर उसके अगेंस्ट कुछ कहना है, आपके पास एम होना चाहिए कि आप किस प्रकार से उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अपनी चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से। और यहाँ पर आपको एक अनुमान की आवश्यकता होती है, एक हिंट दी जाती है। जैसे अगर ये रीजनिंग ही हम पढ़ रहे हैं तो रीजनिंग में जैसे जो चीजें पूछी जाती हैं, तो उसी का अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूं, आपको बता दूं, तो जैसे छोटे बच्चों को आपने ये भी देखा होगा कि ना सिर्फ कंपटीशन में बल्कि एकेडमिक लेवल पर भी, यानी कि छोटे बच्चों को भी रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं। उनकी बुक्स में बैक साइड में रीजनिंग कुछ दी जाने लगी है। तो जैसे ए बी एक साथ लिखे हैं, उसके बाद सी डी एक साथ लिखे हैं और आगे ब्लैंक स्पेस कर रखा है, तो बच्चा समझ जाएगा, ये उसके लेवल के क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ है, सी और डी एक साथ है, तो अगला पेयर किसका होगा, ई एफ का होगा। इसी प्रकार से अगला पेयर, और फिर बीच बीच में जहां जहां मिस कर रखा है उसको कंप्लीट कर देगा। सबसे पहला कि तर्क करने के लिए उसके पास एक उद्देश्य हुआ, है ना, उद्देश्य ये था कि मुझे इसको कंप्लीट करना है। उसके बाद अनुमान लगाने के लिए एक आधार दिया गया, आधार ये दिया गया कि पहले के दो पेयर उसको दे दिए गए, तो उससे ये समझ बनती है कि इसी आधार पर आगे के भी पेयर जो हैं वो बनेंगे और ये सीरीज कंप्लीट होगी, ठीक है। इसके लिए कम से कम एक प्रमाण अवश्य प्रस्तुत होना चाहिए जिसके आधार पर एक नए निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, तो जैसे आसमान का संबंध नीले रंग से है, तो पूछा जाएगा कि पेड़ का संबंध किस रंग से है, तो बच्चा वहां तुरंत पकड़ लेगा कि आसमान अगर नीले रंग का है तो पेड़ हरे रंग के। तो कहने का मतलब है कि एक अनुमान लगाने के लिए उसको पहले से ही एक आधार दिया गया, एक प्रमाण दिया गया, है ना, पहले प्रस्तुत कर दिया गया। अब वो उसके आधार पर आगे वाली चीज को पूरा कर देगा और वहां से फिर एक नया निष्कर्ष निकलेगा, जो कि उसने देखा कि पेड़ का रंग हरा, और इसी प्रकार से कोई और चीज भी दे रखी होगी तो रंग के आधार पर वो उसको पहचान लेगा। अब जानते हैं तर्कना के प्रकार। ये प्रकार कितने हैं, 4 हैं। पहले का यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आगमनात्मक तर्कना यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें हम तर्क के माध्यम से विशिष्ट तथ्यों से सामान्य निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। इसके आधार पर सार्वभौमिक संबंध या सामान्यीकरण स्थापित होता है, यानी कि कोई विशिष्ट तथ्य था जिसको किस पर वापस लाया जाता है, सामान्य निष्कर्ष पर। किस प्रकार से, इसको मैं उदाहरण से आपको समझाती हूँ। जैसे कि गाय घास खाती है, बकरी घास खाती है, घोड़ा घास खाता है, ठीक है। तो ये कुछ विशिष्ट चीजें दे रखी थी हमें और इनके आधार पर हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो कंक्लूजन क्या निकलता है, वो कंक्लूजन ये निकलता है कि ये तीनों ही शाकाहारी जानवर हैं, ठीक है। कोई भी चीज दे रखी है हमें, कोई भी तथ्य दे रखे हैं, किसी किसी तथ्य के बारे में कुछ विशेषताएं दे रखी हैं, उन विशेषताओं के आधार पर आप
सामान्यीकरण स्थापित कर देंगे कि ये जनरल सी चीज है, इस वजह से ऐसा स्पेशल यहाँ पर बताया हुआ है ना। सेकंड लाइन भी यही कह रही है कि इसके आधार पर सार्वभौमिक संबंध यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन या सामान्यीकरण स्थापित होता है। यूनिवर्सली हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, शाकाहारी जानवर हैं, और ये सामान्य सी बात है, तीनों घास खाते हैं यानी कि ये शाकाहारी जानवर है। तो इस आधार पर हम कौन से तर्क को यूज करते हैं, आगमनात्मक तर्क को। विशिष्ट तथ्यों से जब हमारे निष्कर्ष सामान्य निकल कर आते हैं तब हमारा जो मीडियम है सोचने का वो क्या कहलाता है, इंडक्टिव रीजनिंग। आइए जानते हैं निगमनात्मक तर्कना को यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग को। डिडक्टिव रीजनिंग बिल्कुल अपोजिट है किसके, इंडक्टिव रीजनिंग के। इंडक्टिव रीजनिंग में यानी कि आगमनात्मक तर्कना में हम प्रयोगों के माध्यम से निरीक्षण करते हुए और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर सारी चीजें क्या हैं, उसके विपरीत हैं। इसमें हम किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सामान्य तथ्यों का प्रयोग करते हैं। हमें इसमें क्या करना है, किसी विशिष्ट यानी कि किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुंचना है, कोई स्पेशल कंक्लूजन हमें देखना है ना, ढूंढना है, और उस पर जाने के लिए हम सामान्य सी चीजों के बारे में जो चीजें हैं वो प्रयोग में लेकर आते हैं। जैसे इसमें हम सार्वभौमिक तथ्यों या सामान्य सिद्धांतों को विशिष्ट समस्याओं के समाधान में प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल चीजें जो हैं उनका यूज कर रहे हैं किसमें, समस्याओं के समाधान में। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि एक सामान्य सी बात है कि सभी मांसाहारी जानवर मांस खाते हैं। अब मैं यहाँ बोलती हूँ कि लेकिन भैंस चारा खाती है, घास खाती है ना, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, इससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो एक विशेष निष्कर्ष निकलेगा। एक सामान्य सी बात है कि सभी मांसाहारी जानवर मांस खाते हैं, और फिर एक एग्जाम्पल दिया गया कि लेकिन भैंस चारा खाती है, तो हमारा निष्कर्ष ये निकलेगा कि अर्थात भैंस मांसाहारी जानवर नहीं है, ये शाकाहारी जानवर है। तो किसी सामान्य सी बात से कुछ अलग सी चीज निकल कर आती है, तो वो चीज क्या किस किस थिंकिंग के थ्रू आती है, वो आती है डिडक्टिव थिंकिंग के थ्रू, डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू। तीसरा पढ़ते हैं, आलोचनात्मक तर्कना। इसमें किसी चीज के बारे में सोचते समय उसके गुण व दोष को ध्यान में रखा जाता है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, उसके क्या क्या फॉल्ट्स हैं, ये चीज ध्यान में रखी जाती है। दूसरों के विचारों को सहज ही नहीं स्वीकारा जाता, यानी कि सामने वाला आपको अगर कोई सुझाव देता है या उसने कोई चीज बताई, उसकी थॉट्स को आप बहुत जल्दी से मानते नहीं है, बल्कि उसकी थॉट्स में क्या कमियां हैं या उसके क्या गुण हैं, उनके आधार पर आप अपनी थिंकिंग को क्रिएट करते हैं, बल्कि उनकी प्रभावशीलता को जांचा जाता है, यानी कि उसके थॉट्स में उसके थॉट्स कितने इफेक्टिव हैं, और अगर इफेक्टिव हैं तो किस आधार पर है, गुणों के आधार पर है या दोषों के आधार पर, आपकी नजर में वो चीज किस प्रकार से आप देखते हैं, तो वहां पर ये चीज आ जाती है। अर्थात मूल्यांकन की गुणवत्ता का दावा, यानी कि अगर मूल्यांकन किया जाए सत्य और असत्य के आधार पर या सही और गलत के आधार पर, तो एक दावा किया जाता है कि मैं इस आधार पर कह सकता हूँ कि ये चीज ऐसी है, ये ऐसी होगी, है ना, ये ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पर दावेदारी चलती है, कहने का मतलब है कंपैरिजन ज्यादा होता है, और सही गलत के बारे में ज्यादा बातें होती हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं यहाँ, तो स्कूल में बाल विकास कार्यक्रम हुआ है, तो उस कार्यक्रम के बाद अब ये देखा जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है कि क्या चीजें ठीक रही, क्या चीजें ठीक नहीं थी, तो नेक्स्ट टाइम उन पर भी ध्यान देना है, उनको सुधार करना है, ठीक है, उनका सुधार करना है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जिसके बारे में हम कंक्लूजन निकालते हैं कि आफ्टर ऑल क्या चीज उसमें बेहतर होकर आई है और अभी भी क्या कमियां हैं, तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा विचार किया जाता है। और ये मूल्यांकन, आलोचनात्मक तर्कना जिसमें मूल्यांकन किया जाता है, ये हर क्षेत्र में उपयोगी है, क्योंकि किसी भी चीज का मूल्यांकन करने के लिए आप किसी भी फील्ड में हो, वहां पर ये काम आता ही आता है। नेक्स्ट, सादृश्यात्मक तर्कना। इसमें दो या अधिक चीजों की तुलना की जाती है। इसमें दी गई तुलनात्मक चीजों में एक गुण व अवगुण के आधार पर सामान्यताएं व विशिष्टताएं पाई जाती हैं। यह बच्चों में जल्दी विकसित हो जाता है। देखिए, तुलनात्मक चीजें यहाँ पर सामने निकल कर आती हैं और बच्चों में जल्दी विकसित हो जाता है। आप देखते होंगे बच्चे बहुत जल्दी कंपैरिजन करने लगते हैं, और लगभग 3 वर्ष में ये डेवलप हो जाता है उनके अंदर। इसमें क्या होता है, दो चीजें हों, दो से ज्यादा चीजें हों,
उसके बारे में अच्छा बुरा, देखिए इसमें भी अच्छा बुरा देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ मूल्यांकन किया जा रहा है कि अगर अच्छा है तो किस आधार पर है और अभी जो कमियां हैं उनको कैसे सुधारा जाए। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ गुण व अवगुण के आधार पर क्या क्या चीजें सामान्य रही, क्या क्या विशेष हैं, तो उन पर बात की जाती है। और मैं एग्जाम्पल से अगर समझा दूं तो कहीं मैंने पढ़ा था तो एग्जाम्पल वही दिमाग में आ रहा है। अगर किसी बच्चे से पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई किस प्रकार से एक वीरांगना थी, किसके समान, राणा प्रताप के समान, तो बच्चे ने अगर वो चीज पढ़ रखी है तो वो उस स्तर का बच्चा है जो उसने वो पढ़ रखा है, तो बच्चा रिप्लाई देगा क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेजों के आगे हार नहीं मानी थी, है ना। और इसी प्रकार से राणा प्रताप भी अकबर के सामने नहीं झुके थे। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही वीर थे, वो फीमेल है तो इसलिए उनको वीरांगना कहा गया, ये वीर थे। तो उसने क्या किया, दो उसको अलग अलग चीज दी गई, एक मेल एक फीमेल के बारे में, और उन दोनों को गुणों के आधार पर पहचानने को कहा कि अगर ये दोनों इस गुण के आधार पर किस प्रकार से समान हैं, तो बच्चे ने तुरंत बता दिया क्योंकि बच्चा उसके बारे में जानकारी रख चुका था, मतलब जान चुका था। तो यहाँ कहने का मतलब वही था कि दो चीजें जिनमें कंपैरिजन करने को दिया जाता है और बच्चा अपनी समझ के हिसाब से बताता है कि ये इसका गुण है, ये अवगुण है, या ये सामान्य चीज है, ये विशेष चीजें हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन या थिंकिंग प्रोसेस इस लेवल पर काम करता है। अब जान लेते हैं कि शिक्षण पद्धति में ये तर्कना यानी कि रीजनिंग किस प्रकार से हेल्प करती है। तो शिक्षक द्वारा बच्चों को कोई ना कोई ऐसे टॉपिक या चर्चाएं, ऐसी कुछ ना कुछ चीजें दी जानी चाहिए जिसमें बच्चा लॉजिक लगाए, है ना, तर्क करे, वितर्क करे। ऐसा नहीं है कि वो फेवर में ही रहे, अगेंस्ट भी हो तब भी वो कुछ ना कुछ सोच रहा है, उसका थिंकिंग प्रोसेस एक्टिव मोड पर है, काम कर रहा है, तो वहां से कोई ना कोई कंक्लूजन तो निकलेगा जिससे उसकी लर्निंग पहले से बेहतर होगी। देखिए तर्क करने से, तर्क करने से बच्चे की तर्क शक्ति डेवलप होती है, इसके साथ ही उसकी एकाग्रता बनती है ना। एकाग्र होकर ही तो कोई चीज सोची जाती है और सोचने से फिर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, और वो निष्कर्ष बताने के लिए वो अपनी बात को सामने रखेगा, यानी कि उसकी अभिव्यक्ति भी क्या होगी, बेहतर होगी। तो कुल मिलाकर तर्क करना, वितर्क करना, चिंतन करना, इस प्रोसेस को बच्चों में लेकर आने के लिए टीचर को कोई ना कोई ऐसे काम दिए जाने चाहिए, कुछ ऐसे विषय बताने चाहिए जिस पर वो अपने सुझाव दें और कक्षा में चर्चाएं हों, और क्या कहते हैं उनकी अभिव्यक्ति जो है वो काफी अच्छी हो जाए। जो बच्चे क्लास में शांत रहते हैं उनको भी इंटरेस्ट आने लगता है, तो कक्षा का माहौल भी ठीक हो जाता है। तो चिंतन और ये तर्कना दोनों चीजें जानने के बाद अब हम जानते हैं कि समस्या समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहिए। जानते हैं समस्या समाधान के बारे में। समस्या समाधान हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधक बनने वाली कठिनाइयों को दूर करने की प्रक्रिया है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो जब भी हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर होते हैं, अग्रसर होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, तब हमारे मार्ग में कुछ बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को हटाने के लिए हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं, समस्या समाधान के थ्रू। इसमें व्यक्ति बाधाओं के मौजूद होने के बावजूद भी समायोजन कर सकता है। बाधाएं भले मौजूद हों लेकिन वातावरण से समायोजन की प्रक्रिया भी उसकी जारी रहती है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि समझ लेते हैं। समस्या समाधान तो सभी अपने अपने तरीके से करते हैं लेकिन एक मानक विधि या साइंटिफिक मेथड अगर आप देखें तो वो क्या है उसको जान लेते हैं। ये जॉन ब्रांसफोर्ड व बैरी स्टीन ने दिया था 1993 में, और इसमें ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया, यानी कि इसमें स्टेजेस हैं, कितनी हैं, 5 हैं। तो पहली स्टेज आई यानी कि आइडेंटिफाई करना, समस्याओं व अवसरों की पहचान करना। समस्या क्या है वो उसको पहचानो। ऐसा नहीं हो कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम किसी समस्या से ग्रस्त हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं और हम उस समस्या को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप समस्या को पहचानें कि आपकी जो रुकावटें हैं उसका कारण क्या है, और वही कारण आपकी समस्या है। दूसरा है डिफाइन द गोल एंड रिप्रेजेंट प्रॉब्लम्स। यहाँ पर लक्ष्य निर्धारण व प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण किसका, समस्या का। आप क्या करेंगे, समस्या को आपने पहचान लिया, अब आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे कि आपको समस्या से कैसे लड़ना है, ठीक है, कहाँ तक पहुंचना है, क्या आपका लक्ष्य है, और फिर उसको क्या करेंगे आप, समस्या को सामने लेकर आएंगे कि अब इस पर हमें किस प्रकार से वर्क करना है। ई से है एक्सप्लोर,
संभावित रणनीतियों का पता लगाना। अब जो भी चीजें समस्या समाधान में काम आएंगी उनको आप पहचानेंगे, उनको सामने लेकर आएंगे कि आखिर क्या क्या काम हमें करने हैं। तीसरा है एंटिसिपेट मीन्स परिणामों का पूर्वानुमान लगाना व कार्य करना। अब आप ये देखेंगे कि अगर मैं इस प्रोसेस को फॉलो करता हूँ तब रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, और उन रिजल्ट्स का पहले ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं, यानी कि पहले से आप अंदाजा लगाकर चलते हैं कि रिजल्ट ये आएंगे, चलो कार्य करना शुरू करते हैं। इसके बाद है एल यानी कि लर्निंग, उपरोक्त के माध्यम से सीखना। जो भी प्रोसेस आपने पिछले 4 स्टेप्स में देखे हैं, अब इनके माध्यम से आपकी लर्निंग होगी। आप इन चारों को अप्लाई करते हुए लास्ट में क्या करेंगे, लर्निंग। लर्निंग किस प्रकार से होगी, आपके सामने रुकावटें थी, आपने रुकावटों का कारण जाना, जहां से आपके सामने समस्या मौजूद होकर आई, ठीक है, समस्या आपके सामने आ गई, और उस समस्या को फिर आपने सॉल्व करने के लिए उसका लक्ष्य निर्धारण किया कि मुझे इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। फिर आप तीसरे स्टेप में वो चीजें देखते हैं कि समस्या समाधान में किन किन चीजों को कार्य में लेकर आना है। इसके बाद उसका रिजल्ट का आप पूर्वानुमान लगाते हैं और फिर आप स्टार्ट कर देते हैं, और फाइनली आप प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, और इस प्रोसेस में आपकी क्या हुई, लर्निंग हुई। अर्थात आइडियल के माध्यम से समस्या समाधान करना। तो वैसे तो आप किसी भी वे में अपनी सोच समझ विचार के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन आप इन 5 स्टेप से, ये एक कह सकते हैं आप, ये एक तरीका है कि सबसे पहले आप समस्या को देखें, ये चरणबद्ध तरीका है, तो इस सीक्वेंस में आके आप अपनी समस्या का समाधान इजीली कर सकते हैं। अब जानते हैं समस्या समाधान की 2 अन्य विधियां, क्योंकि 5 चरण में हमने समस्या समाधान को समझ लिया था, और इसके बाद ये 2 अलग से विधियां हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। पहली है एल्गोरिथ्म। इसका मतलब है समस्या समाधान हेतु हर संभव प्रयास करना, चाहे समय और परिश्रम कितना भी लग जाए। आपने देखा होगा कि कोई कोई इतना डेडिकेटेड होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेकर, चाहे टाइम कितना भी लगे, कितना भी टाइम उसका कंज्यूम हो जाए, कितनी भी उसकी मेहनत लग जाए, लेकिन उसको फाइनली अपने गोल तक पहुंचना है, यानी कि उसको सॉल्यूशन निकालना ही निकालना है। तो ये किस विधि के अंतर्गत आएगा, पहली विधि के अंतर्गत। दूसरी है ह्यूरिस्टिक्स। ये समस्या समाधान हेतु कुछ विशेष विधि व नियमों को अपनाना, जिससे समय व परिश्रम दोनों बचे। यहाँ भी समस्या का समाधान किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट मेथड यूज किया जा रहा है, स्मार्टली इसको सॉल्व किया जा रहा है कि हमें समस्या का समाधान तो करना है, लेकिन कुछ ऐसी विधियां, कुछ ऐसे नियम अपनाने हैं जिससे हमारा समय भी बचे, परिश्रम भी बचे। तो आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग कितने टेक्निकल होते जा रहे हैं, यानी कि टेक्निक्स को अपनाना हमारे समय को भी बचाता है और इसके साथ ही हमारी मेहनत को भी बचाता है, और वो समय मेहनत हम अपने दूसरे काम में यूज कर लेते हैं। तो ये स्मार्ट मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। समस्या समाधान व्यवहार का शिक्षण में प्रयोग। अब यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे, देखिए टॉपिक तो ये साइकोलॉजी का है, लेकिन ये क्योंकि शिक्षण विधि में भी यूज हो रहा है तो ये पेडागोजी का भी टॉपिक हो गया, म्यूचुअल टॉपिक है ये, तो इसको आप अच्छे से समझे। देखिए छात्रों में संज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना। आप किसी बच्चे के सामने अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो पहले आप ये जान लें कि क्या उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस लेवल का है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग से ही आप उसके कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करेंगे, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कराना जिसके माध्यम से बच्चा सोचने समझने में थोड़ा सा पहले से बेहतर हो जाए, तभी तो वो समस्या के समाधान के प्रति अपने सुझाव दे पाएगा। छात्रों में एकाग्रता विकसित करने के लिए उनसे किसी समस्या की पहचान कराना। आप बच्चों को सबसे पहले तो कंसंट्रेट करने के लिए आप कुछ करेंगे ताकि बच्चे आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करें। उसके बाद आप उनसे कोई प्रॉब्लम शेयर करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी बाधाएं आप बताएंगे कि ये बाधाएं आखिर इस क्षेत्र में क्यों आती हैं। वहां से बच्चे उस समस्या की पहचान करेंगे तथा समस्या समाधान हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करेंगे, और आपको उसके लिए उनको उचित अवसर देना होगा। कहने का मतलब है कक्षा का वातावरण आपको ऐसा बनाना होगा जिसकी शुरुआत आप ही को करनी है। आपको पहले उनको एकाग्र करना है ताकि वो आपकी बात को सुने, वहां से वो समस्या को पहचाने, समस्या के बाद उसके समाधान के लिए आपको कुछ सुझाव दें, और फिर उन सुझावों ऐसा नहीं कि 1-2 बच्चे ने दे दिया, आपको बच्चों को अवसर देने हैं कि इतने टाइम में आपको सभी को अवसर दिए जा रहे हैं, तो सभी अपने अपने सुझाव दें। ऐसा होता है ना कि कोई बच्चा शाय होता है या थोड़ा
इंट्रोवर्टेड होता है तो वो बता नहीं पाता है कि उसके मन में क्या आ रहा है। तो आपको उन पर भी ध्यान देना है, ठीक है, उन बच्चों पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। समस्या की विश्लेषणात्मक चर्चा करना, आप उसको एनालाइज करोगे आप कि देखो तुम्हारा रिप्लाई ठीक था, तुमने भी अच्छा सॉल्यूशन बताया, ये वाला ज्यादा इफेक्टिव है, ये तो उसके ऊपर आपको एनालाइज करना है। दी गई समस्या की विश्लेषणात्मक चिंता, ये जो चर्चा है इसमें समाधान पर भी आप एनालाइज करेंगे और प्रॉब्लम पर भी कि आखिर प्रॉब्लम किस प्रकार से क्रिएट हुई, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके सॉल्यूशन किस प्रकार से देने चाहिए, कौन कौन सी चीजें ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी, उस पर चर्चा होगी। दी गई समस्याओं का स्तर छात्रों से संबंधित होना चाहिए। संबंधित का मतलब है उनके स्तर का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 5th क्लास के बच्चे को 12th क्लास के बच्चे वाली कोई चीज समझा रहे हैं और वहां से आप समस्या को मतलब सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अंतिम सोपान यानी कि लास्ट में जो स्टेप है वो ये है कि दिए गए समाधानों पर के निष्पादन का सत्यापन, यानी कि बच्चों ने जो जो चीजें बताई हैं उनको अप्लाई करते हुए उस सॉल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या परफॉर्मेंस रही और उससे क्या रिजल्ट आया, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये चीज भी आपको बतानी होगी बच्चों को कि आखिर देखो किसके सुझावों से ज्यादा फर्क पड़ा है या किसने कितना बेहतर सुझाव दिया है और जिसमें कमी है तो वो कहाँ पर है, किस प्रकार से है। तो कहने का मतलब है कि एक सीखने का माहौल क्रिएट हो जाता है क्लास में, है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बच्चों में चिंतन डेवलप करना, इसके साथ ही तर्क करने के लिए उनको कुछ ना कुछ प्रयोग करने को देना और आप खुद भी उस चर्चा में शामिल हों, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है ना कि बच्चों का जो थिंकिंग लेवल है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो डेवलप होने लगता है, उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो अच्छी खासी हो जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत हमने थ्योरी से की थी, जिसमें हमने प्याजे की थ्योरी पढ़ी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, इसके साथ ही कोलबर्ग, लेविन, कोल्ब, इन सब की थ्योरीज और थ्योरीज में क्या क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या क्या डिफरेंसेस थे, ये सारी चीजें हमने क्लियर की। संज्ञानवाद के प्रोसेस में संज्ञानवाद में जिन चीजों से होकर हमें गुजरना होता है, जैसे कि चिंतन, तर्क करना, समस्या समाधान, इन सब के बारे में हम इनकी प्रकृति, इनके प्रकार, सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं। इसके साथ ही एजुकेशन में, टीचिंग में ये किस प्रकार से हेल्प करता है वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि संज्ञानात्मक विकास ये जो चैप्टर था हमारा कंप्लीट हुआ, अब हमें नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ना है। तो आप इस चैप्टर के ये जो नोट्स हैं इनको ध्यान से पढ़ें और नोट डाउन करें।